हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी पीवाईक्यूज की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के 2011 से लेकर के 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी के 3 पार्ट में वीडियोस आ चुके हैं। कोशिश है 1 से 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम 2011 से 2024 तक पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4th पार्ट है। अगर आप लोगों ने बाकी 3 पार्ट या एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न के पीवाईक्यूज़ को नहीं देखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल पे जाकर के ज़रूर देखें। ये यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पीवाईक्यूज़ की रेलेवेंसी आप लोग को अच्छे से पता होगी। तो चलिए आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन, क्या ट्रेंड पूछे हैं यूपीएससी में, ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ये कह रहा है इनमें से लॉ एंड लिबर्टी में मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप कौन सा शो करता है। देखो, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वगैरह, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि नियर अबाउट आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। पूछा क्या है? लॉ और लिबर्टी के बीच में रिलेशनशिप। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ देयर आर मोर लॉज देयर आर लेस लिबर्टी। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर लॉज ज़्यादा हैं तो लिबर्टी कम होगी, क्योंकि लॉज रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं देते हैं। लॉज का मतलब क्या है कि आप सही से रहेंगे, दूसरे की लिबर्टी को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है? इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। हाँ देखो, ये हो सकता है, अगर लॉज नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगा, क्योंकि लॉ क्या करता है, आपको किस वे में रहना है जिससे कि आपका भी हार्म या लॉस ना हो और सामने वाले का भी हार्म या लॉस ना हो, आपकी भी लिबर्टी ना ख़त्म हो और दूसरे पर्सन की भी लिबर्टी ना ख़त्म हो। अगर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? सब अपने मन से रहेंगे, कोई किसी का देखेगा नहीं, मतलब किसी के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। तो इससे क्या होगा? सामने वाले की लिबर्टी हार्म होगी। मतलब अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। बाकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। कह रहा है कि अगर लिबर्टी है तो लॉ लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ क्या कह रहा है? इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर। लॉज अगर बार बार चेंज होता जाता है तो लिबर्टी डेंजर में होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन चारों में समझ में आ रहा है ना कि सेकेंड ही होगा। अगर लॉज नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगी। कैसे, ये समझ में आया? देखिए, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। ठीक है, देखो, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी इज टू बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन एंड वायलेंस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अगर अगर लॉ नहीं होगा तो दूसरे वायलेंस करते जाएंगे और सामने वाले पर्सन को कोई भी जो वो होता है प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलेगा। मतलब कि दूसरे पर्सन की लिबर्टी हार्म होगी अगर लॉज नहीं होगा। ठीक, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? If the President of India exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution of a particular state, ये कह रहा है अगर इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 में जो पावर दिया गया है उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या होगा? आर्टिकल 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब कि क्या होता है? इमरजेंसी। कौन सी? स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है और वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाता है? पार्लियामेंट के अंडर आ जाता है। वहाँ पे पूरा पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो 356 में जो पावर दिया गया है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हो जाएगा? आइए एक करके देखते हैं। असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व? नहीं, नहीं होगा। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखो, अभी हमने बताया कि ये पूरा यहाँ का जो लेजिस्लेचर होगा वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंडर में। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में आ जाएगा। तो आंसर बी होगा। ये असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। बी आंसर होगा। तो समझ में आया? देखिए,
स्टैटिक पोर्शन पढ़े होंगे तो आर्टिकल 356 का मेन पॉइंट ही यही है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है वो पर्टिकुलर एरिया क्या होती है, पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंडर में आ जाती है, वहाँ पे पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। ठीक। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अभी पीछे मैंने बताया, when the president rule is imposed in a state, president dismisses the state council of minister headed by CM and parliament passes the state bill and budget। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस टाइम क्या होता है, पार्लियामेंट पास करती है स्टेट बिल और बजट वगैरह को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं। कौन डिसमिस करता है, प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राउंड्स दिए हुए हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने का, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, किस किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 356 और 365 याद करने का तरीका। देखो इमरजेंसी 3 होती है, ये पता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 चार चार के गैप पे है, 356 और 360 ऐसे आर्टिकल्स में दिया हुआ है, तो याद कर सकते हैं आप कि चार चार के गैप पे आर्टिकल है। अब स्टेट इमरजेंसी में एक तो 356 है और दूसरा 56 का उल्टा कर दीजिए 365 आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये मत समझ लीजिएगा आप लोग, सब आर्टिकल ही है। तो स्टेट इमरजेंसी जो होता है 2 आर्टिकल्स में मेंशन है, 356 और 365, दोनों में क्या है, ग्राउंड, प्रेसिडेंट रूल लगाने का ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, with reference to the election of president of India consider the following statement। अब इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एक करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये कह रहा है कि एमएलए के जो वोट की वैल्यू होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो हाँ ये है, स्टेट टू स्टेट एमएलए के वोट की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट सही होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। यहाँ सभा होगा, नहीं देखो ये स्टेटमेंट गलत है। एमपी के वोट की वैल्यू वो चाहे लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के, सबकी वैल्यू सेम होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, हाँ एमएलए की वैल्यू स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनका जो वोट का वैल्यू माना जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सबकी वैल्यू सेम मानी जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर हमारा ए होगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज एंड इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम। ये सिस्टम याद रखिएगा, पीआर सिस्टम, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये पूछ सकता है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन किस मेथड से होता है, पीआर मेथड से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किसके, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ये ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर कहीं नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, स्टेट्स इंक्लूडेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। थर्ड, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक, और ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन है, दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स, और तीसरा कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स। ठीक, वोट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए वुड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर रही है, बट एमपी वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, सबके वोट की वैल्यू सेम होती है। ठीक, समझ में आया, यहाँ पे वो दिया हुआ है एमपी वाला। ठीक है, एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब दिया हुआ है। तो समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। ये कह रहा है
लोकसभा में, पहले लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ऑपोजिशन की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी वो स्वतंत्र पार्टी थी? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फर्स्ट लोकसभा में जो ऑपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, सीपीआई थी, ना कि स्वतंत्र पार्टी थी। अब यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड क्या कह रहा है? इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। हाँ, लोकसभा में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन किस साल में रिकॉग्नाइज किया गया था? 1969 में। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखते हैं, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या चाहिए होता है? मिनिमम 10%, दोनों हाउसेस की जो स्ट्रेंथ है उनमें से मिनिमम 10% ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। मतलब 10% किसी पार्टी में अगर मेंबर्स हैं तो वो लीडर ऑफ वो पार्टी मतलब ऑपोजिट पार्टी मानी जाती है और उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने जाते हैं। ठीक है, तो 75 मेंबर नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए? सामने वाली पार्टी में मिनिमम 10% मेंबर्स होने चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आंसर हमारा बी। देखो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन में पहला लार्जेस्ट पार्टी कौन बना था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। 1969 में पहली बारी क्या रिकॉग्नाइज किया गया था? लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन ऑर्डर टू रिसीव द स्टेटस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टी को कम से कम 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस सिक्योर करना होगा। मतलब कि लोकसभा में 55 सीट्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 10%, हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसकी 10% पार्टी के पास होना चाहिए, तब वो अपोजिशन पार्टी होगा। मतलब कि लोकसभा में 55 सीट पार्टी के पास होगा तो वो क्या होगा? अपोजिशन पार्टी का स्टेटस प्राप्त कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committee scrutinize and report to the house whether the power to make regulation, rule, sub-rule, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा है कौन सी कमेटी ये सारा काम करती है। पार्लियामेंट्री कमेटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। हाँ, कह रहा है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी ये सारे काम करती है। क्या? स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाईलॉज एक्सेट्रा। तो कौन सी कमेटी ये काम करती है? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन करती रहती है। इस पे हम वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आप लोगों को इजी समझ में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, देखो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसका मॉनिक या कुछ ट्रिक रहे जिससे याद करना आसान रहे। अब कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कंपोजिशन देखते हैं। 15 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, अ मिनिस्टर इज नॉट नॉमिनेटेड टू दिस। ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है इसमें 15 मेंबर लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्पीकर द्वारा। इसमें मिनिस्टर्स नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो कंपोजिशन होता है उसमें मिनिस्टर्स नहीं होते। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस, हाउस वगैरह को रिपोर्ट देते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाईलॉज एक्सेट्रा कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन ये होता है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पार्लियामेंट्री कमेटी पे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल के बारे में पूछ लिया, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मनी बिल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पता ही होगा, जैसे आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिस्कस किया गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं आगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक एक करके देखते हैं। बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contain only
प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सही है। कोई भी बिल, मनी बिल कब होगा? जब उसमें टैक्स वगैरह के बारे में, टैक्स इम्पोज कैसे होगा, एबॉलिश कैसे होगा, रिमिशन कैसे होगा, टैक्स में ऑल्टरेशन कैसे होगा, ओवरऑल रेगुलेशन के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो वो बिल क्या कहलाता है? मनी बिल कहलाता है। सही है। सेकंड देखते हैं। मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो ये भी सही है। मनी बिल में क्या होता है? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजंस दिए होते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या कह रहा है? मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये गलत है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मनी बिल में नहीं होता है, मतलब मनी बिल इसको लेकर के कंसर्न नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं कैसे। मनी बिल कहाँ पे डिस्कस किया गया? आर्टिकल 1010 में। मनी बिल किससे कंसर्न है? पहले ही दे दिया है। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि मनी बिल किससे कंसर्न है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। किस में इंट्रोड्यूस होता है? ओनली इन लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देते हैं तभी ये इंट्रोड्यूस होता है। कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, राज्यसभा का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा मनी बिल को ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर। राज्यसभा कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। राज्यसभा मनी बिल को मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए यार, ये क्या कह रहा है? ये भी स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से सही है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो 9th शेड्यूल में कोई पर्टिकुलर लॉज को प्लेस कर सकता है। हाँ, ये पावर है इंडियन पार्लियामेंट के पास। दूसरा क्या कह रहा है? वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। ये कह रहा है लॉज की जो 9th शेड्यूल में जो लॉज प्लेस किए गए हैं उनकी वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं किया जा सकता। ये गलत है। 9th शेड्यूल में जो भी लॉज वगैरह प्लेस किए जाएंगे, प्लेस किए गए हैं, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा ए होगा। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो कोई भी लॉज 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मैंडेट ऑफ 9th शेड्यूल इज टू प्रिवेंट जुडिशियल स्क्रूटनी बट अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस 1973 एनी वॉल्यूशन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चैलेंज। मतलब कि अगर कोई लॉज जो कि 9th शेड्यूल में रखा गया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है तो वो लॉज क्या होगा? वो लॉज कहीं पर भी चैलेंज किए जा सकते हैं, मतलब किसी भी कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली यही पूछा ना कि जो 9th शेड्यूल में जो लॉज प्लेस किए जाएंगे वो कहीं पर भी उनकी वैलिडिटी कहीं पर भी एग्जामिन नहीं की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लॉज जो 9th शेड्यूल में प्लेस किए गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट गए, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? उन लॉज को चैलेंज किया जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर पूछ रहा है। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। तो रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर लिमिटेशन ऑफ पावर्स। हाँ, पावर्स पे लिमिटेशंस देना है। रूल ऑफ लॉ है ही इसीलिए ये जो भी पावर्स है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, उन पे लिमिटेशंस को इम्पोज करना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ ये भी होगा। फर्स्ट सेकंड होगा, अब यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों गया। फर्स्ट सेकंड मतलब कि ये दोनों होगा। फोर्थ ऑप्शन दोनों में कॉमन है, मतलब फोर्थ होगा लिबर्टी एंड सिविल राइट। थर्ड क्या कह रहा है? पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, रूल ऑफ लॉ का ये फीचर है ही नहीं। ठीक है, थर्ड नहीं होगा। आंसर हमारा डायरेक्टली सी आ गया यहाँ से। देखो, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ पे है? आर्टिकल 14 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें क्या है? रूल ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया है। किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? ये ध्यान दीजिएगा, A.V. डाइसी द्वारा। रूल ऑफ लॉ इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट अ कंट्री शुड बी रूल्ड बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि क्या कहता है, जो देश है वो किसके द्वारा रूल होगा? लॉ के द्वारा। लॉ रहेगा तो क्या होगा? जो भी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, हर पावर्स पे क्या करेगा? लिमिटेशंस वगैरह इंपोज करेगा।
3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रेमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट। यही तीनों यहाँ पे कन्वर्ट करके मतलब इजी लैंग्वेज में करके पूछ लिया है, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द पीपल नॉट वाइस वर्सा। गवर्नमेंट पीपल के रिस्पॉन्सिबल होंगे, पीपल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यहाँ पीपल रिस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पीपल रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट के, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा पीपल का, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implied the above statement? डायरेक्ट इसका मतलब क्या पूछ लिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहाँ पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इसको मेंशन किया जाएगा, इसको कहाँ पे डाला जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ पे है? आर्टिकल 21, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो आप देखते हैं आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। आर्टिकल 17 एंड द डीपीएसपी, नहीं। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीज इन पार्ट 3, हाँ ये होगा आर्टिकल 21, ठीक है। आंसर हमारा सी हो गया। देखो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 21 में। इन के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट। के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्राइवेसी क्या है? एक नेचुरल राइट है दैट इनहेरिट्स इन ऑल द नेचुरल पर्सन एंड दैट द राइट मे बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्टेट एक्शन दैट पासेस ईच ऑफ द 3 टेस्ट। इन 3 टेस्ट के द्वारा ही इस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट द्वारा ही, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में आएगा, मतलब कि आर्टिकल 21 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। मतलब कि किसी भी कंट्री में सोशल कैपिटल क्या होता है? देखो सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में पर्सन, सोसाइटी मतलब क्या होता है, पर्सन्स का ग्रुप, तो उसमें ट्रस्ट, हार्मनी, एक दूसरे पे बिलीफ, यही क्या होता है? सोशल कैपिटल। किसी भी कंट्री का सोशल कैपिटल यही होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इनमें से किसी भी कंट्री का सोशल कैपिटल क्या होगा? तो अब देखते हैं, सोशल कैपिटल का मतलब मैंने समझा दिया। पहला क्या कह रहा है, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, नहीं ये सोशल कैपिटल नहीं होगा, ये ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है। स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, देखो सोशल कैपिटल ये भी नहीं होगा। सोशल कैपिटल का मतलब समझ में आया, एक दूसरे पे ट्रस्ट, हार्मनी, बिलीफ, ये सारी चीजें। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, नहीं। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, हाँ ये होगा। मतलब कि एक सोसाइटी में पर्सन्स के बीच में ट्रस्ट, एक दूसरे पे हार्मनी, बिलीफ, ये सब क्या होता है? उस सोसाइटी का, उस कंट्री का सोशल कैपिटल, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। एज द टर्म सोशल कैपिटल वॉज पॉपुलराइज्ड बाय रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा सोशल कैपिटल पॉपुलराइज किया गया था। एज पर OECD इट कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क्स टुगेदर विथ शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग्स दैट फैसिलिटेट कोऑपरेशंस विद इन और अमंग ग्रुप्स। ग्रुप्स के बीच में नॉर्म्स, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक, that bind together the member of a community and make cooperative action possible. Such interaction enables people to build communities, to commit themselves to each other and to unite the social fabric. मतलब कि सोसाइटी में जो भी पर्सन्स हैं उनके बीच में आपस में कैसा बिहेवियर है, ट्रस्ट क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, यही क्या होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का सोशल कैपिटल। तो समझ में आया? ये सारा, ये फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इसको डिफाइन किया था मैंने, पीछे बताया भी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि ट्राइबल लैंड माइनिंग पर्पस के लिए ट्राइबल लैंड को किसी प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर करना नल एंड वॉइड होगा। मान लो एक कोई लैंड है, ठीक है, ट्राइबल लैंड है, इसको माइनिंग पर्पस के लिए प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर करना नल एंड वॉइड, ऐसा किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किस शेड्यूल में कहा गया है? क्वेश्चन यही पूछा है, तो 5th शेड्यूल में ये कहा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ? 5th शेड्यूल किसे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। आर्टिकल 244(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है? शेड्यूल्ड एरिया, द एरिया defined so by the President of India and are mentioned in the 5th schedule of the Constitution. In Samatha versus State of Andhra Pradesh and others 1997 judgment, Supreme Court held that transfer of tribal land to private parties for mining was null and void under 5th schedule. किस केस में? समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि माइनिंग पर्पस के लिए ट्राइबल लैंड को अगर किसी प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो वो 5th शेड्यूल के अंडर में नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। 5th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ये कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है वो उस टाइम पे मतलब किस प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में किया गया है? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस टाइम पे? जब 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, 9th schedule of the Indian Constitution added by the First Amendment Act 1951 to protect laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. At this time, Jawaharlal Nehru was the PM of India. He remained in the office from the year 1947 to 1964. तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 9th शेड्यूल जो कि पहले अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? लिबर्टी का इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? देखो, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? पर्सन को फ्रीडम देना। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होगा कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन से उसको हटाना। लिबर्टी का ओवरऑल मतलब क्या होगा कि इस पर्सन को इनके अकॉर्डिंग ऐसा फ्री करना जिससे ये खुद को क्या कर सकें? पूरी तरीके से डेवलप कर सकें, ठीक है। लिबर्टी का सीधा सा मतलब यही होता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी सोसाइटी को उनके अकॉर्डिंग फ्री करना जिससे कि वो अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप कर सकें। तो समझ में आया? अब आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नहीं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, नहीं। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, नहीं, बल्कि इनको इनके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इनका मन करे वो, जो इनके लिए सही हो उसका फ्रीडम, जिससे कि ये खुद को क्या कर सके? पूरी तरीके से डेवलप कर सके, वो क्या होगा? लिबर्टी। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली कवर्स लिबर्टी फुल्ली. Therefore, one may surmise that the purpose of ensuring liberty is that one has no obstacles or hindrance to realize one's full potential. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one's choice? एक पर्सन दूसरे पर्सन, ये क्या कह रहा है? मान लो एक पर्सन ए है, मेल, ये बी, इससे शादी करना चाह रहा है, मतलब कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस, इनकी चॉइस ये है, हाँ। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये तो फंडामेंटल राइट है कि पर्सन को अपने चॉइस के पर्सन से शादी करने का अधिकार है, तो ये फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये पूछा क्या है कि किस आर्टिकल में ऐसा दिया गया है? तो आर्टिकल 21 में कोई भी पर्सन अपने पसंद के, अपने चॉइस के पर्सन से शादी कर सकता है, ये एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 21 के अंडर में। देखो, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द protection of life and personal liberty. This very article safeguard one's right to marry the person to one's choice.
ठीक। इन फेमस हादिया केस 2017 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस किसके अंडर में आएगा? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये कह रहा है 44वें संशोधन अधिनियम में जो इलेक्शन का जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रखा गया था। गलत। 44वें संशोधन अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं रखा गया था। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ वो 42nd अमेंडमेंट में जो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन था उसको 44th में हटाया गया था। ठीक है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से रिलेटेड, मतलब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड ऐसा कोई भी पॉइंट 44th अमेंडमेंट में नहीं हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कह रहा है जो 99th अमेंडमेंट हुआ था, 99वें संशोधन अधिनियम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन मतलब कि खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। किस बेसिस पे? कि वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रही है। तो हाँ, ये बात सही है। देखो 99th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? एनजेएसी का गठन हुआ था। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इससे जो जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट हो रहा था। ठीक, एक कमीशन था जो कि क्या कर रहा था? जजेस को अपॉइंट कर रहा था। इससे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस वॉलेट हो रहा था। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को क्या किया? स्ट्रक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। देखो बी। फर्स्ट इनकरेक्ट है। 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सिग्निफिकेंट एज इट रिमूव पार्शियली द डिस्टॉर्शन दैट वर इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में जो डिस्टॉर्शन वगैरह थोड़ा बहुत था उसको 44th अमेंडमेंट में खत्म किया गया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में कोई भी ऐसा प्रपोजल वगैरह नहीं था क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा, ऐसा कोई भी प्रपोजल 44th अमेंडमेंट में नहीं था। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट सही है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? एनजेएसी का गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। बट 2015 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच of Supreme Court by 4-1 majority upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional। NJAC को unconstitutional 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, किस बेसिस पे? कि ये जो जुडिशरी का वो है इंडिपेंडेंस है उसको वॉयलेट कर रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। गलत है। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होते हैं कि सेंट्रल लॉज को अगर मतलब उन्हें लग रहा है कि ये सेंट्रल लॉज इनवैलिड है तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट सेंट्रल लॉज को, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भी है, हाई कोर्ट सेंट्रल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट सेंट्रल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। सेकंड देखते हैं। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं पुट ऑन कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर वॉयलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको, उसकी वैलिडिटी वगैरह को चेक कर सकती है। तो सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, आंसर डी होगा। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो द 42nd अमेंडमेंट 1976 curtailed the power of high court in judicial review and debarred the high court from considering constitutional validity of any central law। देखो जब 42वां संशोधन अधिनियम आया था उसमें हाई कोर्ट का ये जो पावर है कि सेंट्रल लॉ को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है उसको ले लिया गया था। बट 42वें के बाद 43वां जो आया, 43rd अमेंडमेंट जो आया, वो रिस्टोर्ड कर दिया।
हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको रिस्टोर कर दिया, मतलब उनको फिर से पावर दे दिया कि वो सेंट्रल लॉज को क्या कर सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्ड अ वेरी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द सुप्रीम कोर्ट क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया है, 3 स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। आइए एक एक करके देखते हैं। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कह रहा है, ये जो एक्ट है 1959 में आया था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये कुछ पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करता है। ठीक है, कुछ पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करता है, किस ग्राउंड पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे। तो हाँ, ये बात सही है। ये जो एक्ट है, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, बट ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन को एग्जेम्प्ट करता है। डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे। ठीक, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे कुछ पोस्ट के डिस्क्वालिफिकेशन को ये एक्ट एग्जेम्प्ट करता है। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब हम मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। चलो, अगर हमें ये नहीं भी पता है तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सेकंड सही है। थर्ड देखते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम वर्ड है कि नहीं, एक्सट्रीम सेंटेंस है ना, ये गलत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड ही नहीं है। थर्ड नहीं होगा, आंसर हमारा ए। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, देयर इज नो बार ऑन हाउ मेनी ऑफिसर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द लॉ। इन द पास्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 exempting 55 offices occupied by a member of parliament from disqualification was constitutionally valid। ठीक है, तो 55 पोस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे। किस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है इंडिया में ये जो है, इनके इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इनमें से कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन है। टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सेक्टर्स के इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इनमें से कौन कौन है। देखते हैं, एडहॉक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, हाँ ये हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, हाँ। फाइनेंस कमीशन नहीं, फाइनेंस कमीशन टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स के इंडिपेंडेंट रेगुलेटर क्यों होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं, नीति आयोग नहीं, ये तीनों नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है, आंसर हमारा ए होगा। देखो, parliamentary committee, purpose of the parliamentary committee is to study and address a wide range of issue that the legislature cannot directly address owing to their magnitude. They also keep an eye on how the executive branch is operating. There are 2 types of parliamentary committee, एक परमानेंट होती है और एक स्टैंडिंग कमिटी या एडहॉक कमिटी होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कॉमन सेंस वगैरह भी यूज़ करके आप थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर में फाइनेंस कमीशन रेगुलेटर क्यों होगा, नीति आयोग भी रेगुलेटर क्यों होगा, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो अब आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। जब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो तो आपको धीरे धीरे करके उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ये कह रहा है, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट का मोशन जो है जा रहा है, तो स्पीकर के पास पावर नहीं है कि वो उस मोशन को रिजेक्ट कर दे। गलत है। देखो, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मोशन पे साइन वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो मोशन कहाँ जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर इम्पीच करना है तो क्या होगा, मोशन पे साइन होगा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का, ठीक है। साइन होने के बाद ये किसके पास जाएगा, मोशन स्पीकर के पास जाएगा। अब स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो मोशन को आगे लेकर के जाएगा या वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि थर्ड तो हमारा सही है, समझ में आया कि नहीं। सेकंड गलत है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ फोर्थ वाला देखना है। यहाँ से इतना सॉल्व कर पाए आपकी नहीं। फोर्थ देखते हैं। इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total member of that house present and voting। ये कह रहा है जज के इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो कम से कम वो दोनों हाउसेस से तो पहले बैक्ड होना चाहिए और कम से कम 2/3 टोटल मेंबर जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 मेंबर की मेजोरिटी उस पर होनी चाहिए। जज के इम्पीचमेंट का जो मोशन है उसमें सबसे पहला क्या है कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स दोनों हाउसेस का बैक्ड होना चाहिए, मतलब दोनों हाउसेस में वो होना चाहिए। प्लस जो टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर किसी जज का इम्पीचमेंट का मोशन है तो उसमें जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनकी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हमारा यहाँ से डायरेक्टली सी आ गया। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है। एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट रिमूवल मोशन 100 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाता है, लोकसभा में 100 मेंबर्स के द्वारा और राज्यसभा से 50 मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है। अब स्पीकर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उस मोशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन एंड गिव डिटेल ऑफ एक्सप्रेशन इन कैपेसिटी एंड प्रूफ मिसबिहेवियर, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कैपेसिटी और मिसबिहेवियर वगैरह को डिफाइन नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गवर्नड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में जज के इम्पीचमेंट वगैरह का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर जज के इम्पीचमेंट का मोशन पास करना होगा तो क्या होगा, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनकी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है। Which one of the following suggested that governor should be eminent person from outside the state and should be declared detached figure without intense political link or should not have taken part in politics in the recent past। ये कह रहा है इनमें से कौन सा कमीशन या कमेटी ये रिकमेंड किया कि गवर्नर जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा वो उस स्टेट का पर्सन नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल लिंक से दूर होना चाहिए। मतलब कि मान लो यूपी का गवर्नर बनाया जा रहा है तो वो यूपी स्टेट से ही नहीं होगा, इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर का हो और पॉलिटिकल लिंक से बाहर हो, पॉलिटिकल लिंक ना हो। तो ऐसा किस कमीशन ने कहा था, सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी। देखो फर्स्ट एआरसी रिकमेंडेड, फर्स्ट एआरसी 1966 में इनका क्या रिकमेंडेशन था, फर्स्ट एआरसी रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टिसन एटीट्यूड एज गवर्नर। फर्स्ट एआरसी में क्या कहा गया था, वो पर्सन जो जिसके पास बहुत पब्लिक लाइफ की लंबी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। राजमनार कमेटी ने क्या कहा था, प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर शुड बी ओमिटेड। सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, गवर्नर शुड बी डिस्टिंग्यूज्ड आउटसाइडर गवर्नमेंट, गवर्नर क्या होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल लिंक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सजेस्ट किया था, क्या रिकमेंड किया था, प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएम ऑफ दैट स्टेट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करना चाहिए, प्रेसिडेंट को गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए, बट सीएम का कंसल्टेशन लेना चाहिए, उस स्टेट के सीएम की कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चारों हो गया रिकमेंडेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। क्लियर हुआ। चलिए तो 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म।
गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक कॉमन अग्रीमेंट पूछा है। तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों का मेन एम क्या था? एक स्टेटलेस सोसाइटी को जनरेट करना, स्टेटलेस सोसाइटी को बनाना, ये मेन एम था गांधीज्म और मार्क्सिज्म का। तो क्या है? क्लास स्ट्रगल नहीं, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, हाँ स्टेटलेस सोसाइटी का क्रिएशन, ये फाइनल गोल था गांधीज्म और मार्क्सिज्म का। देखो, कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। मतलब कि स्टेटलेस और क्लासलेस, कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन वगैरह या स्टेट डिस्टिंक्शन ना हो, बट मीन्स टू अचीव दीज फाइनल गोल डिफर अंडर मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। स्टेटलेस सोसाइटी रिफर्स टू सोसाइटी दैट लैक्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल बस ये ध्यान दीजिएगा, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक कॉमन अग्रीमेंट क्या था, दोनों का मेन एम क्या था, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मेन जो एम होता है, मतलब एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेसी होता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो देखो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेसी एक गवर्नमेंट का आर्म है, आर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करवाने की एजेंसी है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी का एग्जैक्ट मतलब पूछा है इसमें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ब्यूरोक्रेसी का मेन क्या है? जो भी पब्लिक पॉलिसीज वगैरह है, पब्लिक पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? ब्यूरोक्रेसी का। तो देखते हैं, एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, नहीं। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हाँ, पब्लिक पॉलिसी वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाने की एजेंसी क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, देखो डी क्या है? एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। समझ में? Bureaucracy, executive arm of the government, where the elected government employs competent state official to run after a state matter. They are selected by the government through the merit-based process. Major objective of bureaucracy in India has not been parliamentary democracy expansion, but rather the implementation of decision taken by the executive. Executive द्वारा जो भी decisions लिए जाते हैं उनको implement करवाना democracy का क्या है? सॉरी, bureaucracy का main objective है। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिजल्ट ऑफन इन चेंज एट द हेल्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द स्टैटिक एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूशन रेदर देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, देखो डिफाइन जहां आ गया वहां ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन की गई हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फेडरलिज्म वर्ड कहीं डिफाइंड है, सेक्युलरिज्म वर्ड कहीं डिफाइंड है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, बट क्या ये वर्ड कहीं डिफाइंड है? नहीं। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। दोनों ऑप्शन गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर इनकम्पास बेसिक एंड कोर वैल्यू लाइक फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? बेडरॉक है, बट ये सारी चीजें डिफाइंड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन। जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाँ, अब इसका प्रोविजन देखेंगे तो आर्टिकल 13 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज नहीं किया गया है, ना ही इसे कहीं पर भी डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का क्या प्लेस है? देखो, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिया, बट फाइनली उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा और इसको
किसी दूसरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी दूसरे प्रोविज़न से जब रिलेट करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, तब इसका लीगल इफेक्ट होगा। इसका अकेले का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। प्रियम्बल का अकेले का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजन के साथ इसको जोड़ेंगे तो उसका लीगल इफेक्ट होगा। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नहीं। किसी और प्रोविजन के साथ जोड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसका लीगल इफेक्ट होगा। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही गलत हो गया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, नहीं। अदर पार्ट की तरह इनका लीगल इफेक्ट नहीं होता है। इनको किसी दूसरे प्रोविजन के साथ ऐड ऑन करना होगा, मतलब प्रियम्बल दूसरे प्रोविजन के साथ जब ऐड ऑन होगा तब उसका लीगल इफेक्ट होता है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अकेले कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजन के साथ इनका लीगल इफेक्ट होता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए। जैसे बेरूबारी केस में इन्होंने कहा था कि इंडियन प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल पार्ट है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस जो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इनका अकेले का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजन के साथ इनको एड ऑन किया जाएगा तो इसका लीगल इफेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ये कह रहा है किस फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आएगा? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किसके अंडर में आएगा? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। देखो, आर्टिकल 14 टू 18 राइट इक्वलिटी से डील करता है। अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड। देखो, अनटचेबिलिटी पूछ लिया तो और भी पूछ सकता है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब किस में आएगा? राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? अदर देन द फंडामेंटल राइट के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ UDHR? ये क्या है? UDHR जो कब आया था? 1948 में। ये कह रहा है फंडामेंटल राइट के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से प्रोविजन UDHR के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि UDHR में जो प्रिंसिपल हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो फंडामेंटल राइट के अलावा वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो UDHR में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है? तो फंडामेंटल राइट के अलावा प्रियम्बल भी है, जो कि UDHR में भी प्रियम्बल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। DPSP भी UDHR में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दोनों में है। तो आंसर हमारा यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक, ये देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल सच एज जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये UDHR के भी प्रिंसिपल से रिफ्लेक्ट होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, सेकंड DPSP और थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और UDHR के प्रिंसिपल से भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब UDHR के भी प्रिंसिपल में देखने को मिलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट वेलफेयर स्टेट के आइडिया को दिखाता है? DPSP। स्टैटिक पोर्शन में बार बार ये चीज़ देखेंगे, DPSP वेलफेयर स्टेट के आइडिया को प्रमोट करता है। ठीक है, देखो ए DPSP कहाँ पे है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में DPSP को डिफाइन किया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इट कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्रहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। DPSP embodies concept of welfare state, not that of पुलिस स्टेट। तो ये ध्यान दीजिएगा, पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन प्रमोट करता है? DPSP। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? With reference to the provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? पार्ट 4 में क्या है? DPSP। तो ये कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, करेक्ट है? दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नहीं। जो पार्ट 4 है DPSP वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, नहीं। शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, हाँ। प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, हाँ। DPSP में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो किस लिए हैं? जिससे कि स्टेट उन प्रिंसिपल्स पे लॉज बना सके, इसलिए दिए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं DPSP को? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड सही है, डी आंसर होगा। देखो डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया हुआ आर्टिकल 36 से 51, ये इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, नॉट लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये किस लिए होते हैं, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड इन। इंडिया में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन, ये कहाँ पे दिया हुआ है, डीपीएसपी में, आर्टिकल 50 के अंडर। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 50 के अंडर में क्या है, आर्टिकल 50 किसके अंडर में है, डीपीएसपी के अंडर में। इसमें क्या दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का सेपरेशन। देखो बी, पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 36 से 51 डीपीएसपी से डील करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये किसके अंडर में आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर में। जैसा कि हमें पता है ना, इंडियन डीपीएसपी कंटेंट के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, गांधीज्म, सोशलिज्म और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 50 है किसके अंडर में आएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन। ये कह रहा है भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या प्रोवाइड करता है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दोनों होते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कह रहा है ये किस तरह के सिटीजन्स को फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, आइए ये करके देखते हैं। पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, हाँ, जिन पर्सन का एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उनको ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लैक्स, हाँ, जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं अगर उनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है तो उनको भी ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा। अब यहाँ से ऑप्शन अगर हम देखें, फर्स्ट सेकंड ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, डायरेक्ट आंसर हमको मिल गया। बाय द वे अगर आगे देखते हैं, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, नहीं, ओबीसीज को जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है उनको फ्री लीगल सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में। ठीक है, ऑल सीनियर सिटीजन, देखो ऑल दे दिया, नहीं, ऑल में नहीं होगा, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी अवेलेबल टू द ग्रुप ऑफ सोसाइटी दैट आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। किसके किसके लिए है फ्री लीगल सर्विस, ये देख लीजिए आप। सेक्शन 12 के अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में सेक्शन 12 के अंदर जो लोग मेंशन्ड है, जैसे कि विमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी, पर्सन हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख और मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बेगर्स, इन लोगों को क्या होता है, फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, मतलब कि डायरेक्ट क्या पूछ लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन पूछ लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे, हम जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें डिस्कस किए हैं और बताए भी हैं कि यूपीएससी का ये एक फेवरेट टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बार बार नेम चेंज कर देता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन इस पर जरूर पूछता रहता है। तो इसका मेन एम क्या है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, मेन इसका यही है। देखते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये ध्यान दीजिएगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, गवर्नमेंट पार्लियामेंट को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होती है और पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो, parliamentary system of government is one in which executive is accountable to the electorate through a legislature which in turn is periodically elected by the electorate.
This responsibility means the executive stay in power as long as it enjoys the confidence of the House. India has a parliamentary system of government. The PM and the Council of Ministers are responsible to the Lok Sabha. This is called collective responsibility. समझ में आया? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब कि जिसका सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस. जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होगा तो जरूर लिमिटेशंस लगेंगे ही लगेंगे. ठीक है, खुला नहीं है, क्योंकि जितना कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं उसी अकॉर्डिंग चलना है. मतलब कि लिमिटेड गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या हो गया? लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया. देखो, constitutional government defined by the existence of constitution. Idea behind constitutionalism is to place restriction on the authority of states so that it does not become autocratic, and also to protect the interest of individual liberty. In India, power of government are limited by means of fundamental right enshrined in part third. इंडिया में जो गवर्नमेंट का पावर है वो लिमिटेड है. कैसे? जो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं. ठीक है, स्टेट एक्शंस के अगेंस्ट ये है ना. तो समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. अब एक एक करके देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ he or she is not a member of legislature of that state. देखो, पर्सन, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है तो क्या उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? उस स्टेट का उस पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है? वोट देने के लिए पर्सन की एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स है, बट मिनिस्टर्स बनने के लिए 25 ईयर. यही गलत हो गया. फर्स्ट नहीं होगा. सेकंड क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पर्सन कॉन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. ये कह रहा है कि अगर आरपीए एक्ट 1951 के अंडर में कोई पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस के लिए 5 साल का इम्प्रिजनमेंट उसको हुआ है, कोई पर्सन कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसके लिए आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में 5 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो वह परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन कंटेस्टेंट बनने के लिए. गलत है. परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड क्यों होगा भैया? 5 साल का उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया. हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं हो सकता है, और एक लिमिट होता है, उसके बाद से वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है. परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा. तो दोनों आंसर हमारा गलत है. दोनों ऑप्शन हमारा गलत है. आंसर हमारा डी हो जाएगा. देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं पर्सन को स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए, जैसे कि पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया. He must take oath or affirmation before the person the election commission has designated for this purpose. इलेक्शन कमीशन ने इस पर्पज़ के लिए जिसको चूज़ किया है उसके सामने उस पर्सन को ओथ अफर्मेशन लेना होगा. ठीक है. He bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold and sovereignty and integrity of India. He must be not less than 30 years in case of legislative council and नॉट लेस देन 25 ईयर्स. तो अब देखो, यहाँ से ये समझ में आया ना कि कैसे ये नहीं हो सकता. वोट देने के लिए तो 18 साल का हो सकता है, बट 25 से 30 साल इसकी उम्र मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होगा. देखो, फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस ही रिलीज. 5 साल का अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, उसके बाद 6 साल तक, और 5 साल के बाद, 5 साल का तो उसको जेल ही हुआ है, उसके बाद 6 साल तक और वो डिस्क्वालीफाइड है, बट 6 साल के बाद वो क्वालिफाइड हो जाएगा. ठीक है, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा. समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है. आप देखते हैं कौन सा सही है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट. इंडिया प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? जिस भी जगह पर चाहे उस जगह पे पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. इंडियन प्रेसिडेंट जिस भी जगह पर चाहे उस जगह पे पार्लियामेंट का सेशन सम्मन करवा सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है.
सेकंड क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। देखो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया, ठीक, ये एक एक्ट के थ्रू कहा गया है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ से 2 बचा, थर्ड देखते हैं, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। हाँ ये सही है, कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है कि पर्टिकुलर 10 दिन या 15 दिन साल भर में एनी हाउ पार्लियामेंट को मिलना ही मिलना होगा, ऐसा कहीं पर भी कोई भी डेज मेंशन नहीं किया गया, कोई भी मिनिमम डेज नहीं है। तो आंसर सी होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एज पर आर्टिकल 85(1) कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, द गैप बिटवीन टू समन्स शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। कॉन्वेंशन के थ्रू है कि पार्लियामेंट साल में 3 बार सेशन करेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, कोई भी मिनिमम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को इतनी बारी साल भर में मिलना है या नहीं मिलना है, ठीक है, कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं दिया हुआ, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल पावर किस एक जगह पे है, बताइए, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा केस है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। देखो राज्यसभा एंजॉयज इक्वल पावर विथ लोकसभा, किन किन केसेस में राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल पावर है ये देख लीजिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के में, ये 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्या कह रहा है, अलॉन्ग विद द बजट, मतलब बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बजट के साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर और भी डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो क्या इंक्लूड करता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय, ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो क्या है, डॉक्यूमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये प्रेजेंट किया जाता है, तो ये किसके द्वारा मैंडेट किया गया था कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रेजेंट करना होगा, ये एफआरबीएम एक्ट 2003 से कहा गया था कि इसको भी बजट के साथ ही साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को भी प्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन यही पूछा है किसके द्वारा मैंडेट किया गया था कि ये भी प्रेजेंट करना होगा, तो एफआरबीएम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ये प्रोविजन है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को भी प्रेजेंट करना होगा बजट के साथ ही साथ। देखो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एज पर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ये इनका कहना था कि ये प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, with reference to fund under member of parliament local area development scheme which of the following statement are correct, ये कह रहा है जो member of parliament local area development scheme के अंडर में फंड होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, बिलो जो भी स्टेटमेंट दिया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। ये जो फंड नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल सेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ ये जो फंड है उसे क्या कहा गया है, उससे ड्यूरेबल सेट्स को क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि एक साइड से ड्यूरेबल क्या होता है, दोनों साइड से हो, मतलब एक साइड से दिया जा रहा है एक साइड से लिया जा रहा है इस तरीके का, तो ऐसे सेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, हेल्थ एजुकेशन, ये सही है। सेकंड क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन, हाँ इस फंड से SC ST पॉपुलेशन वगैरह को बेनिफिट किया जाएगा, ये भी सही है। MP LADS फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, देखो ये गलत हो गया, जो अनयूज्ड फंड होगा उसको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड किया जाएगा, तो यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट गलत, आप थर्ड को एलिमिनेट कर लो, 2 आया,
फर्स्ट सेकंड तो सही है, फोर्थ देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी ईयर। ये भी स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा डी हो गया। देखो थर्ड इनकरेक्ट है, रिलीज फंड अंडर MPLAs आर नॉन लैप्सेबल। इफ द मनी इज नॉट यूटिलाइज इट गेट कैरिड आउट टू द नेक्स्ट ईयर। MPLAD स्कीम के अंडर में अगर फंड है, बच जा रहा है, उसका यूज नहीं हुआ है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में भेजा जाएगा। ठीक है, उसका यूज नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो 2020 में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।